हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करेंगे जो कि एक टूर एंड ट्रैवल और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कह सकते हैं, उसमें इन्वॉल्व है। आप सभी के सामने उस बिज़नेस का सबसे पहले मैं नाम बता देता हूँ। उसका नाम है बॉन्ड्रेला पार्क एंड रिसोर्ट। बॉन्ड्रेला हॉलीडेज़ उसका पूरा नाम है। तो उस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और आगे देखते रहिए और सीखते रहिए। और जो भी मैं ये एनालिसिस कर रहा हूँ, ये सिर्फ एक बिज़नेस अपडेट के तौर पे एनालिसिस कर रहा हूँ। इसमें क्या हो रहा है, क्या मूवमेंट चल रहा है इस बिज़नेस में, और कोई भी इन्वेस्टमेंट का इसमें मेरा ये सजेशन नहीं है। तो इसको कॉल लेने से पहले अपना आप एनालिसिस करें, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से आप गाइडेंस लें, उसके बाद ही आप कोई उसमें इन्वेस्टमेंट करें। तो आप यहाँ पे एनालिसिस सीखिए और क्या अपडेट है उसके बारे में जानिए, और यहाँ पे क्या क्या इसमें फैक्टर बन रहा है जिससे कि आपको ये समझ में आए कि इस बिज़नेस में आगे चल कर के ग्रोथ है या नहीं है और कितना ग्रोथ है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं इसका ये करती क्या है। इसमें 3 पार्क हैं टोटल, एक बेंगलुरु में है, हैदराबाद में और कोच्चि में है। जस्ट लाइक डिज्नीलैंड इन यूएसए, बट उसका एक छोटा पार्ट है ये, बट डिज्नीलैंड तो बहुत ही बड़ा है। तो यहाँ पे एक वंडरला पार्क जो है 3 रीजन में मैंने बताया आपको, बेंगलुरु और हैदराबाद और कोच्चि में। सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें बेंगलुरु में होता है। उससे पहले आपको Q3 का रिज़ल्ट मैं आपको बताता हूँ। इसमें देखिए आपको रेवेन्यू में तो फुटफॉल ग्रोथ आया है, 9% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, और एबिटा मार्जिन जस्ट फ्लैट बेसिस पे ही है, क्योंकि इनका ऑपेक्स अभी ज़्यादा हो गया है। पीपल को हायरिंग जो है वो ज़्यादा किए हैं, आगे जो एक्सपेंसन इन्होंने किया है उसके लेकर के, तो इस वजह से यहाँ पे एबिटा मार्जिन में प्रेशर देखा गया। और इनका Q3 जो है ऐसे गुड माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप फुटफॉल ज़्यादा आता है, क्योंकि इवेंट्स वगैरह ज़्यादा इसमें होते हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, और इंडिविजुअल फुटफॉल कम होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रेवेन्यू में भी जस्ट 6% का इंक्रीमेंट देखा गया ओवरऑल, बिकॉज हैदराबाद और कोच्चि में थोड़ा सा डिक्रीमेंट देखा गया है फुटफॉल में। इस अकॉर्डिंगली फिर ओवरऑल जो है इस पर इफ़ेक्ट पड़ा है। तो अभी वैसा कुछ खास रिजल्ट तो इन्होंने नहीं दिया है, बट आगे क्या इन्होंने बताया है और कैसे इसमें प्रोग्रेस हो सकता है उसको चल के आगे मैं बात करूँगा। आपके सामने ये देखिए 9 मंथ का रिजल्ट है, ये Q1 Q2 Q3 का इंक्लूड करके। तो कुछ खास इसमें रिजल्ट तो है नहीं। रेवेन्यू 17% ऊपर है, पैट में 19% का ग्रोथ है, और आरपू में भी 15% का ग्रोथ है, बट फुटफॉल में कोई ज़्यादा कुछ ग्रोथ है नहीं। मैं आपको इंडिविजुअल पार्क का भी मैं इसमें दिखाता हूँ। बेंगलुरु में देखिए सबसे ज़्यादा इसमें फुटफॉल आपको देखने को मिलेगा। 9 मंथ के बेसिस पे यहाँ पे 10 लाख का फुटफॉल है, और आरपू जो है यहाँ पे 1555 का आरपू यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो आरपू में भी ठीक ठाक ग्रोथ है, अच्छा, और फुटफॉल में भी ग्रोथ आ रहा है बेंगलुरु में एक अच्छा खासा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, और वहाँ पे पर कैपिटा इनकम भी उनका वहाँ पे ज़्यादा है, तो इस वजह से वहाँ पे इसका ग्रोथ भी ज़्यादा हो रहा है। तो ये भी एक ट्रिगर है आपको। साउथ इंडिया में इसलिए भी ज़्यादा इन सब चीज़ों को लेकर के एक्सपेंशन के लिए अग्रेसिव थे सबसे पहले ये, क्योंकि वहाँ पे पर कैपिटा इनकम है, और वहाँ पे अच्छे खासा इस चीज़ों को प्रमोट किया जा सकता था। बाकी अदर सिटीज़ में जो है कि आपको पॉपुलेशन तो है बट पर कैपिटा इनकम नहीं है, तो इस वजह से वहाँ पे धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है। तो वहाँ पे इस फैक्टर को भी आपको देखना चाहिए वंडरला, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट नेसेसिटी का चीज़ नहीं है। वहाँ पे आपके पास पॉकेट में पैसा रहेगा तभी आप जाएंगे, आपके पास जब एक्सेस हो जाएगा खर्च से दाल रोटी चावल खाने के अलावा, तभी आप उसको इन्जॉयमेंट के लिए आप यहाँ पे जाते हैं। तो इनसे देखा जाता है ये सब बिजनेस को। अदरवाइज़ फिर इसमें आपको Q1 Q के बेसिस पे आप देखिएगा हमेशा, तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा।
हमेशा इसको ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे। और ये हैदराबाद का देखिए यहाँ पे फुटफॉल में देखिए, मैंने जैसा बोला आपको कि यहाँ पे गिरावट आया है, तो इसका जो है इफ़ेक्ट सारे ओवरऑल रिजल्ट पे पड़ रहा है। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे जा कर के तो सही होगा। आपको 3 पार्क मैंने बताया, 3 पार्क है और बेसिकली इनका रेवेन्यू जनरेट होता है, जो पार्क का 75% जनरेट होता है टिकट के बेसिस पे, और 25% रेवेन्यू जनरेट होता है वहाँ पे नॉन टिकटिंग बिजनेस, जैसे कि वहाँ पे फूड हो गया, वहाँ पे कुछ कपड़े वगैरह कुछ वहाँ पे जो भी कुछ बिकते हैं तो उससे जनरेट होता है रेवेन्यू। और ये देखिए जो अभी कोच्चि में इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था इन्होंने, ये दिस क्वार्टर Q3 में, उसका पिक है। न्यू ईयर इवेंट पे इन्होंने ऑर्गेनाइज़ करवाया था सैटरडे नाइट। तो इन सब ये करवाते रहते हैं तो इससे कि उनका रेवेन्यू जनरेट होता है। बट इसमें ये ग्रुप फुटफॉल और इंडिविजुअल फुटफॉल में यही प्रॉब्लम है कि इसमें ग्रुप फुटफॉल में एडवर्टाइजमेंट और कमीशन जो है कि ज़्यादा लग जाता है, इनको खर्च करना पड़ता है और इसको प्रमोट करने के लिए, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा प्रमोशन के लिए ज़्यादा ज़रूरत है। और इंडिविजुअल फुटफॉल में आप थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज कर पाते हो, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा ईबिटा में प्रेशर भी देखा जा सकता है। और इनका ये फूड का जो है एक्स्ट्रा जो मैंने बताया 25% रेवेन्यू जनरेट होता है इस तरीके से। काफ़ी अच्छा बिजनेस है, आगे चल कर के काफ़ी अच्छा यहाँ पर डेवलपमेंट दिख रहा है, क्योंकि ये अपने इंडस्ट्री के लीडिंग प्लेयर है एकदम। इससे ऊपर का कोई भी आपको नहीं मिलेगा इतना अच्छा फीचर के साथ। तो इंडस्ट्री के जो है लीडिंग प्लेयर हैं, और यहाँ पे इनका सबसे ज़्यादा है कि लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है। लो कॉस्ट प्रोड्यूसर कहने का मतलब कि इनका जो कैपेक्स मॉडल जो है, ये खुद अपना कैपेक्स खुद करते हैं, खुद मतलब कि किसी को टेंडर नहीं करते हैं, सारा कुछ अपना इनबिल्ट है, वर्टिकल इंटीग्रेटेड इनका है। तो इसके वजह से इनको कैपेक्स का जो कॉस्ट है बहुत कम पड़ता है, तो इसलिए रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इनका ज़्यादा बनता है, जिस वजह से ये मार्जिन ये जल्दी और ज़्यादा बना पाते हैं, और इनका पेबैक पीरियड भी उसलिए कम पड़ता है उनको। और दूसरे पार्क को आप अगर देखेंगे इसके कंपेयर में पीयर ग्रुप में, तो वैसा कुछ खास उनमें आपको नहीं दिखेगा। जैसा कि आपको देखिए, मैं आपको इनका पीयर्स ग्रुप का दिखाता हूँ। इसमें इमेजिका है, निको पार्क है और आजवा फन वर्ल्ड है। तो आप इनका ऐसा ही आप देख सकते हैं वहाँ पे कि आप प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखें, इमेजिका अभी भी लॉस में ही, और कुछ खास उसमें नहीं है। देखिए अभी भी कितना लॉस, कंटिन्यू लॉस में चल रहा है। अब जा कर के ये प्रॉफिटेबल बना है, बट ये अब सस्टेन करते हैं अपने प्रॉफिट को या नहीं करते हैं, आगे देखने की चीज़ होंगे। बट ये कुछ खास एक्सपेंसन मोड में अभी करते हैं, तो उनको कॉस्ट इफ़ेक्टिव ज़्यादा ये नहीं बन पाते हैं इनके कंपेयर में। इसलिए ये बहुत ही अच्छा एक इनका बिजनेस मॉडल है, क्योंकि ये सब कुछ बिजनेस मिक्स जो है इनका बहुत ही अच्छा है। तो इसका फाइनेंशियल आपको मैं दिखाता हूँ वंडरला हॉलीडेज़ का। वंडरला हॉलीडेज़ का देखिए यहाँ पे एक 10 ईयर का फाइनेंशियल आप देखिए, कंटिन्यू यहाँ पे इंक्रीजमेंट मिलेगा। और बीच में कोविड की वजह से यहाँ पे फुटफॉल में गिरावट आया था। जैसे कि मैंने आपको बोला कि नेसेसिटी का चीज़ नहीं है, जैसे ही कुछ ऐसा कुछ इमरजेंसी का सिचुएशन बनेगा कंट्री में, इकोनॉमी अगर सही नहीं चलेगी, तो फिर यहाँ पे आपको बिज़नेस में फॉल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बिजनेस अगर इकोनॉमी सही चल रहा है तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ देखने को भी मिलेगा, दोनों चीज़ है। तो इस चीज़ को आपको माइंड में लेकर के चलना होगा। और इनका सबसे अच्छा ये चीज़, इनका ईबिटा मार्जिन जो है इनका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हाई मार्जिन पे ये काम करते हैं। मैंने आपको बताया लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है इनका जो कैपेक्स मॉडल है। 45, 46%, 50%, इवन लास्ट ईयर 50% पे चले गए थे। बट इनका जो अभी गाइडेंस है 45 to 50 के अराउंड में गाइडेंस है। तो कुछ अभी ये ईबिटा मार्जिन में कुछ कमी आएगी, क्योंकि ओपेक्स में जो है इनका खर्च बढ़ने वाला है। आगे 2 साल तक इनका ईबिटा जो है 45 के अराउंड में ही रहेगा। इनका सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देखिए अच्छा है। 12% का सेल्स ग्रोथ है, 16% का 10 ईयर बेसिस पे CAGR और 5 ईयर बेसिस पे 30% का CAGR है। और इनका जो है
सबसे अच्छा ये है कि इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मैक्सिमम जो प्रमोटर के पास होल्डिंग है, और ये काफ़ी अच्छा बात है। और यहाँ से आप एक चीज़ और नोटिस करिए कि यहाँ से देखिए प्रमोटर के पास तो होल्डिंग है ही अच्छा, और यहाँ से कंटिन्यू देखिए माल जो है खींच रहे हैं DIs और FIs, दोनों माल खरीद रहे हैं रिटेलर से। तो ये जा रहा है वीक हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड में, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है आने वाले समय के लिए। ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। प्लस पॉइंट आपको मैंने ये बताया, बट ये नेगेटिव पॉइंट बस एक ही चीज़ है अभी उसमें नोट करने का चीज़ है कि इसमें जो कैपेक्स मॉडल पे है, जैसे जैसे कैपेक्स करेंगे तभी जाके इसमें होगा इंक्रीमेंट रेवेन्यू का। अदरवाइज़ फिर वो अभी बस 3 पार्क है, 3 पार्क के अलावा अगर यहाँ पे रुक जाते हैं तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। आप इसका कैपेक्स मॉडल में आपको बताता हूँ। 1 सेकेंड, इनका देखिए अभी Q3 का अपडेट आया है, देखिए मैं बताता हूँ। ये आपके पास सबसे पहला है कि इनका जो भुवनेश्वर में पार्क बन रहा है, भुवनेश्वर में पार्क जो है रेडी है। अप्रॉक्स ये मई और जून में इनका पार्क ओपन हो जाएगा दिस ईयर, तो इससे रेवेन्यू जनरेट होगा। और ये पार्क इन्होंने बोला है कि ये विद इन ए ईयर EBITDA पॉजिटिव हो जाएगा, और फर्स्ट सेकेंड क्वार्टर में मे बी लॉस हो, क्योंकि फुटफॉल को लाने में थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे, क्योंकि न्यू पार्क है तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगा स्टार्टिंग में। बट ये EBITDA पॉजिटिव का गाइडेंस दिए हैं ओवरऑल ईयर पे, एंड ऑफ द ईयर पे FY25 में। और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि करीब करीब 5 लाख से 6 लाख के बीच का फुटफॉल यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे हम टारगेट कर रहे हैं। और यहाँ से आरपू जो है 800 से 1000 रुपये का आरपू जनरेट होगा। यहाँ पे आरपू का गाइडेंस यहाँ पे 800 से 1000 रुपये का दिया है भुवनेश्वर का। ये अभी चालू होने वाला है, तो ये इसका रेवेन्यू आपको दिखने लगेगा इसका नेक्स्ट Q1 में आई थिंक, या Q2 में दिखने लगेगा आपको, जैसा इन्होंने बोला है। और एक सबसे अच्छा है, इन्होंने एक अच्छा गाइडेंस दिया है ये बेंगलुरु में इन्होंने बोला कि जो है वहाँ पे रिसोर्ट का प्लानिंग कर रहे हैं, रिसोर्ट एक्सपेंसन प्लान इन बेंगलुरु। रिसोर्ट एक्सपेंसन करने के कारण इनका सबसे अच्छा एक पॉइंट ये इन्होंने बताया कि जितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है बेंगलुरु में पार्क से, उतना ही रेवेन्यू जनरेट होगा रिसोर्ट से। तो ये एक प्लस पॉइंट है, बट ये कितने दिन में कंप्लीट कर पाते हैं रिसोर्ट को, उसको नोट करना होगा। और आगे चेन्नई और कोच्चि में इन्होंने ये बताया कि चेन्नई का जो आरपू है, जो चेन्नई वाला प्लांट मतलब पार्क जो आने वाला है नेक्स्ट एक्सपेंसन भुवनेश्वर के बाद ये FY26 में ये लॉन्च करेंगे चेन्नई पार्क। चेन्नई में जो आरपू है बेंगलुरु से भी ज़्यादा होने वाला है, मतलब कि ओवरऑल जो 5 पार्क हो जाएंगे, बेंगलुरु, कोच्चि, हैदराबाद, भुवनेश्वर और चेन्नई, तो इन सब में से सबसे ज़्यादा आरपू जनरेट जो होगा चेन्नई से होगा, क्योंकि चेन्नई में अच्छे खासे इनको अपॉर्चुनिटी दिख रही है। और जो है यहाँ पे मेंटेनेंस का कॉस्ट इनको हमेशा 10% ऑफ ऑपेक्स कॉस्ट इनको हर साल हर पार्क में इनको लगते रहेगा। ये चीज़ को आप माइंड में ले करके चलें, मेंटेनेंस 10% ऑपेक्स पर ईयर। और EBITDA मार्जिन का इन्होंने गाइडेंस दिया है कि अगले 2 साल तक 4 से 5% का हिट मिलेगा इनको, क्योंकि ये अभी हायरिंग मोड में अभी ज़्यादा हायर किए हैं और आगे जाकर के ऑपेक्स में इनको ज़्यादा खर्च करने वाला है, और इस वजह से इनमें 4-5% का गिरावट देखने को मिल सकता है। बट ये 45% के अप्रॉक्स का गाइडेंस दिए हैं, अभी 50% का राउंड हो रहा है, तो इस चीज़ को माइंड में लेकर के ही आप चलिए। और एक्सपेंसन प्लान नेक्स्ट है चेन्नई, आपके पास गिफ्ट सिटी में भी इनका प्लान चल रहा है, NCR दिल्ली, और इंदौर में, मोहाली पंजाब में भी इन्होंने गवर्नमेंट से बात किया है। और अभी यहाँ पे यूपी में भी आपका बात चल रहा है, यहाँ पे जो अयोध्या है या लखनऊ है उसमें अब उसका फाइनल हुआ नहीं है। बट ये गिफ्ट सिटी में सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इनका पार्क आएगा, और इंदौर में पॉसिबिलिटी है, और पंजाब मोहाली में पॉसिबिलिटी है। ये 4 जगह सबसे ज़्यादा ही पॉसिबल है, इसलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छा आएगा। अगर है ये 2 साल में, अगर 2 से 3 साल में अगर एक पार्क भी ऐड करते चलेंगे मिनिमम, तो इनका काफ़ी अच्छा ग्रोथ यहाँ से पॉसिबल है, क्योंकि इन सभी सिटीज़ में काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है इनका रेवेन्यू जनरेट करके और अच्छे प्रॉफिट कमाने का। और जो भी एसेट हैवी मॉडल होते हैं, एसेट हैवी मॉडल का मतलब कि इनको ज़मीन खुद भी लेना पड़ता है जहाँ पे एक्सपेंसन के लिए,
तो उसका 7 से 8 ईयर का पेबैक पीरियड है, मतलब जितना कॉस्ट उनको लगता है 7 से 8 ईयर में इनका रिकवर होता है। बट जहाँ पे एसेट लाइट मॉडल है, जहाँ पे गवर्नमेंट इनको ज़मीन देती है एग्रीमेंट पे, रेंटल बेसिस पे, तो वहाँ पे इनको 4 ईयर में सारा पेबैक पीरियड है, जो भी इनका खर्च पड़ता है वो वापस रिकवर हो जाता है। तो ये सबसे अच्छा चीज़ है इनका। भुवनेश्वर में जो इनका है एसेट लाइट मॉडल पार्क ही बन रहा है, और बाकी चेन्नई में जो है ये ज़मीन को ख़रीद करके अपने ज़मीन पे ही बना रहे हैं, एसेट हैवी मॉडल है। तो इस चीज़ को माइंड में आप रख के चलिए। आगे इसमें अभी का Q3 देख लिए, अभी भी ड्रॉप हुआ मार्जिन, यही मैं बता रहा था, ये 50% से 44% हो गया। इस चीज़ को आप नोट करके चलिएगा। और आपको यहाँ पे कैश फ्लो भी अच्छा पॉजिटिव है, कैश फ्लो भी यहाँ पे पॉजिटिव 192 करोड़। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट भी करें कि यहाँ से आपका अच्छा गाइडेंस इन्होंने दिया है, ये गाइडेंस दिया है कि फुटफॉल में 5 to 10% का ग्रोथ देख सकते हैं पर ईयर बेसिस पे। और आरपो जो आप कैलकुलेट करिएगा तो आरपो में 15% का ऑन इंक्रीमेंट एवरेज बेसिस पे आपका इनका पॉसिबल है। और कंसिस्टेंस बेसिस पे 45% इन्होंने एबिटा मार्जिन गाइडेंस दिया है। तो आप अगर यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसमें आप देखिए, मैं आपको CAGR बेसिस पे कैलकुलेट करके बताता हूँ। इसमें मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ से एक मल्टीबैगर एक पॉसिबल है, यहाँ पे एक अच्छा रिटर्न बन सकता है। यहाँ पे 482 करोड़ का अगर क्लोजिंग इस साल का अगर TTM ट्रेलिंग 12 मंथ का इसमें आपका सेल्स जनरेट होता है, और 170 करोड़ का अगर यहाँ से प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पे, तो हर साल अगर ये हर 2 साल में अगर ये एक पार्क को लॉन्च करेंगे तो वहाँ से रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट होने का पॉसिबल है, क्योंकि इनका पेबैक पीरियड भी अच्छा है, मतलब बहुत ही कम टाइम में इनका रिकवरी हो जाता है। तो इन सब चीज़ को देख करके आपको यहाँ पे स्टडी अपना खुद का करना चाहिए कि यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन रहा है। इसका आप चार्ट भी देखेंगे, प्राइस चार्ट आपको मैं दिखाता हूँ। इसमें एक अच्छा कंसोलिडेशन अभी चल रहा है। यहाँ से रनिंग लिया जब 2019 में इनका IPO आया था, हाँ जी, 273। यहाँ से इन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है, 25% एनुअल CAGR के बेसिस पे इन्होंने दिया है। और अभी जो है कंसोलिडेशन फेज़ में चल रहा है, अभी ये कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। इनका अगर टेक्निकल देखा जाए तो 983 मतलब 1000 रुपीज़ के ऊपर ही ब्रेकआउट इसमें आएगा। और इनका सपोर्ट लेवल पे 800 के आसपास सपोर्ट है, 800 से लेकर के 850 के बीच में इनका सपोर्ट लेवल है। तो जब तक यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है तो आप देख सकते हैं, इसमें अगर PE बेसिस पे देख सकते हैं कि 29 का PE है, ये 29 का PE है। और इनका ROE 16% है, ROCE भी बढ़िया है, 22% है। PEG रेशियो भी 0.96 है, मतलब कि ग्रोथ जितना ज़्यादा ग्रोथ है उतना ही PE है, इक्विवेलेंट है, मतलब कि 30% का ग्रोथ तो अभी दिख रहा है। बट आने वाले समय में उसको 25 के बेसिस पे ही कंसीडर करके चलेंगे, क्योंकि उसमें मार्जिन जो है वहाँ पे हिट होगा तो 5% का मार्जिन भी हिट होगा। और इनको टैक्स में भी उनको रिबेट मिला है 10 साल के लिए ये साउथ में, तो उस चीज़ को भी कंसिडर कर सकते हैं, वहाँ पे टैक्स रिबेट भी इनको मिलेगा। तो ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ज़्यादा सस्ता भी नहीं है, रीजनेबल वैल्यूशन पे है, अभी 29 के PE पे है। यहाँ से भी अच्छा पॉसिबल है, अगर यहाँ से भी अगर कंटिन्यू ये करते हैं अपने ग्रोथ को, तो मेरे अकॉर्डिंग तो EPS ग्रोथ मेरे को सबसे समझ में आ रहा है कि 25 to 28% के आसपास आना चाहिए। मेनली आपको EPS देखना चाहिए कभी भी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में, प्रॉफिट पे नहीं जाइए, नेट प्रॉफिट पे। EPS कितना आ रहा है, नेट प्रॉफिट तो पूरा दिखेगा ही, बट नया शेयर इशू हो गया तो फिर आपको EPS में भी कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं आएगा। तो इस चीज़ को आप नोट करते चलिएगा, EPS पे ही फोकस करना है कि EPS ग्रोथ मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 25% के अराउंड आना चाहिए। और आगे जैसे ऐसा होगा मैं बिज़नेस को अपडेट देते रहूँगा इसमें कि आगे क्या हो सकता है।
रीजनेबली वैल्यूड तो है अभी, अगर कुछ फॉल आए तो उसमें आप उसमें देख सकते हैं। मैं लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, देख सकते हैं उसमें, समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है फॉल आए तो। बट ये बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा मुझे लगा, इसलिए मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। और आगे आप खुद स्टडी कीजिए, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया इसमें क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। तो आगे बने रहिए, आगे जो भी वीडियो आए उसको देखते रहिए, सीखते रहिए। और इस वीडियो को अच्छा लगे तो फिर आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, धन्यवाद।